प्रिय फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बस्ती विद्यम अध्याय चैप्टर नंबर 19 अष्टांगहृदय सूत्र स्थान। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, आप सभी ने बस्ती के बारे में काफ़ी सुना होगा, आप काफ़ी एक्साइटेड भी होंगे कि बस्ती क्या होती है। तो बस्ती जो है, अभी हम पंचकर्मा का पोर्शन कर रहे हैं, तो बस्ती एक पंचकर्मा के प्रोसीजर का पार्ट है। और बस्ती जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कोई भी रोग हो किसी भी प्रकार का, वो बस्ती से ऊपर नहीं है। कहने का मतलब, बस्ती जो है, आप कोई भी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें बस्ती अवश्य इंक्लूड होएगी। और उसके अलावा बस्ती को आयुर्वेद में जितनी भी चिकित्सा, उसका हाफ पार्ट किया गया, यानी बस्ती एक तरफ और सारी चिकित्सा एक तरफ, यानी अर्ध चिकित्सा, आधी चिकित्सा बस्ती को कहा गया। अब वो क्यों कहा गया है हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बस्ती की बात करते हैं तो बस्ती की प्रधानता और भेद। वात प्रधान, वात प्लस उल्वण, यानी या तो ओनली वात है, या कोई वात कफज रोग है, वात पित्तज रोग है, या कोई भी द्वंद्वज या सन्निपातज रोग है, लेकिन उनमें वात प्रबल है, यानी वात ज़्यादा डोमिनेंट है, उनमें बस्ती दी जाती है। बस्ती सबसे सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा। और बस्ती 3 प्रकार की होती है। निरू बस्ती, जिसको हम आस्थापन बस्ती भी कहते हैं, देन अनुवासन बस्ती और उत्तर बस्ती। बस्ती को बस्ती क्यों कहा जाता है, इसका विमर्श में दिया हुआ है कि यूरिनरी ब्लैडर से दी जाने का इसे बस्ती कहते हैं। ठीक है, और ये शीघ्र सुखकारी ब्रह्मणकारी करने वाली और विकृत वात को नष्ट करने वाली होती है। इसमें आपको एग्जैक्टली ये पॉइंट ध्यान में नहीं रखना है कि ओनली बस्ती यूरिनरी ब्लैडर में दी जाती है, बल्कि अगर ब्रॉड एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो यूरिनरी ब्लैडर के आसपास का जो भी एरिया, वहाँ किसी भी प्रकार का औषधि प्रवेश करवाना, अब वो क्वाथ की फॉर्म में हो सकता है, वो स्नेह की फॉर्म में हो सकता है, वो किसी औषधि की फॉर्म में हो सकता है, या वो इनके मिक्सचर कॉम्बिनेशन के रूप में हो सकता है। यूरिनरी ब्लैडर के जो आसपास का रीजन, इनमें किसी प्रकार से औषधि प्रवेश कराना, ये सब बस्ती प्रोसीजर के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने बात करी है आस्थापन या निरू बस्ती, तो ये मेनली दी जाती है क्वाथ से। ठीक है, अब जो क्वाथ है वो दोष के अनुसार कि इसमें वात प्रबल है, वात कफज है, तो वात के हिसाब से, वात पित्तज है उसमें वात प्रबल है, या वात पित्त कफ में वात और पित्त प्रबल है, उस हिसाब से। और दोष के अनुसार व्यक्ति का बल क्या है, व्यक्ति को व्याधि कितने काल से है, ठीक है, व्यक्ति की अग्नि कैसी है, व्यक्ति उस औषधि या क्वाथ के प्रति साथ में, यानी उसके कोई रिएक्शन तो नहीं है, इन सब का ध्यान में रखे ये जो है आस्थापन या निरू बस्ती दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा अब हमारे पास आता है आस्थापन। आस्थापन के डिफरेंट टाइप्स के भेद होते हैं, जैसे उत्क्लेदन, विमर्श में लिखा हुआ है, शोधन, लेखन, ब्रह्मण, वाजीकरण, पिच्छाबस्ती और माधुतली। तो जो भी नाम है, उत्क्लेदन शरीर में क्लेद को खत्म करेगी, शोधन शरीर में जो भी दोष है उनका शोधन करेगी, लेखन जो दोष चिपक गए हैं बहुत ज़्यादा स्रोतों में जाके, उनको खींच के बाहर निकालना लेखन, ब्रह्मण शरीर की पुष्टि, वाजीकरण, ठीक है, पिच्छाबस्ती और माधुतली। पिच्छाबस्ती नाम से पता है, पिच्छाबस्ती को पिच्छाबस्ती इसलिए कहा जाता है क्योंकि पिच्छिल होती है, और इसमें हम शालमल्ली का जो डंठल है उसका यूज़ करते हैं। माधुतली को हम यापना बस्ती भी कहते हैं, दोषर और सिद्ध बस्ती। ठीक है, अब बात करते हैं अनुवासन बस्ती की। अनुवासन बस्ती मेनली स्नेह से दी जाती है। स्नेह का हमने डिस्कस किया था पिछले चैप्टर्स में, 16 चैप्टर में। स्नेह हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं, घृत, तेल, वसा और मज्जा। ठीक है, हो सकता है कि चारों स्नेह की बस्ती यही है, या ये हो सकता है कि चारों स्नेह प्लस कोई औषधि दी जाए, या ये हो सकता है कि इन दो का कोई कॉम्बिनेशन या औषधि, या 3 का स्नेह का कॉम्बिनेशन प्लस औषधि। ये डिपेंड करता है जो चिकित्सक ट्रीटमेंट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, व्यक्ति क्या है, उसका दोष कितने प्रबल है, वो साथ में है या नहीं है, काल क्या है, साथ में क्या है, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं निरू बस्ती के योग्य कौन कौन होते हैं। तो निरू बस्ती के योग्य जो भी वात प्रधान रोग है, मेनली वो गुल्म हम जानते हैं मेनली वात प्रधान रोग होता है। आना, पेट में गुड़गुड़ाहट, अगर वायु को अगर नीचे के मार्ग से निकलना, लेकिन वायु नीचे के मार्ग से अवरुद्ध होने के कारण, किसी भी कारण से ऊपर ही पूरे पेट में घूमती है, तो दैट इज कॉल्ड आना। खुड, वातरक्त, गाउत, इसमें वात और रक्त दोनों एक दूसरे को दूषित करते हैं। प्लीहा, स्प्लिनोमीजली, इसमें प्लीहा स्प्लिनोमीजली का गलत लिखा हुआ है, स्प्लिनोमीजली प्लीहा की वृद्धि हो जाना किसी भी प्रकार से, किसी भी डायरेक्शन में, और ये वृद्धि का काम भी वायु की जो गति है वो अनियंत्रित हो जाए उसके कारण होती है। अतिसार, डायरिया, क्योंकि अपान वायु इसमें खराब हो जाती है, बार बार वो लाती है। कोई भी बॉडी में किसी भी टाइप का पेन होगा वायु के कारण। जीर्ण ज्वर, क्रोनिक फीवर, प्रतिशय, कोल्ड होना, वात और कफज प्रदान है। शुक्र ग्रह, वातज ग्रह, वर्धम, अश्मरी भी मेनली वात प्रधान रोग है। रज, आर्तव का नष्ट होना, और दारुण, कठिन, वात रोगी
ये सभी निरु के योग्य होते हैं। निरु बस्ती के अयोग्य कौन कौन से होते हैं? निरु बस्ती के अयोग्य में मेनली जो जितने ही कफज रोग आएंगे मेनली, और उदर रोग और गर्भिणी, ये निरु बस्ती के योग्य होते बात करते हैं। कोई अति स्निग्ध है उरशत का योग्य है, ठीक है। अत्यंत दुर्बल है आम अतिसार, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका मल जो है, जो लेटरिंग है वो बहुत ज़्यादा मतलब चिकनी निकल रही है, बहुत भारी मल जिसका निकल रहा है। निरंतर वमन का रोगी, क्योंकि कफ बहुत बड़ा हुआ इसमें, या वमन से उसको शुद्ध किया हुआ है, जिसको भी नस्य दिया। श्वास मेनली वात कफ प्रेडिडोमिनेंट व्याधि है। कास ये भी। लाला स्त्राव, क्योंकि कफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अर्श पायल्स में पित्तज रोग है मेनली। हिक्का वात कफज। आदमान पेट का फूलना टिम्पेनाइटिस। मंदाग्नि है। शून पायु मतलब इन्फ्लामेशन इन एनस है। भोजन क्या हुआ है? बदोदर, छिद्रोदर और जलोदर। ध्यान रखना है, आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन से उदर रोग निरु बस्ती का योग्य होते, तो 3 उदर रोग का नाम ध्यान रखना है, बदोदर, छिद्रोदर और जलोदर। कुष्ठ स्किन डिजीजेस का रोगी, मधुमेह और गर्भवती, इनको निरु बस्ती हमको नहीं देनी चाहिए। अनुवासन बस्ती के योग्य कौन से हैं? जो हमने निरु बस्ती की योग्य करी वे अनुवासन बस्ती के योग्य हैं, विशेष रूप से जिनकी अग्नि दीप्त है, अति दीप्त है, और जो केवल वायु से पीड़ित हुई। अग्नि अति दीप्त की बात क्यों करी? क्योंकि जो भी अगर स्नेह हम प्योर पिला रहे हैं या स्नेह का कोई भी कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, उसको पचाने के लिए अग्नि का दीप्त होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना वो स्नेह जो है वो कफज विकारों को उत्पन्न कर देगा, इसलिए यह अग्निदीप्त की स्पेशली बात की गई है। अनुवासन बस्ती के अयोग्य कौन से? अनुवासन बस्ती के अयोग्य वही रोग होंगे जिनमें कफ ज़्यादा बढ़ा हुआ, क्योंकि आप स्नेह दे रहे हो, उसमें किसी भी फॉर्म में दे रहे हो, लेकिन स्नेह तो दे रहे हो आप। अगर स्नेह वो गया और पहले से कफ बढ़ा हुआ है या कोई कफज रोग है, तो वो वात को तो शांत कर देगा लेकिन कफ रोगों को बढ़ा देगा। और हमारे आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है कि वही चिकित्सा श्रेष्ठ है जो एक रोग को शांत करे लेकिन दूसरी रोग को उत्पन्न न करे। तो ये तो उल्टा काम हो जाएगा, इसलिए हम नहीं देंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से योग्य हैं। पांडु, ये रस प्रदूषित विकार है। कामला, प्रमेह, पीनस, भोजन के रवे, लीहा, मलबेद, जिनका कोष्ठ गुरु है कफ के कारण। कफोदर है। अभिसंधि है, अत्यंत कफ बढ़ गया, अत्यंत स्थूल है। कृमि कोष्ठ हो गया, ये भी कफ के कारण ही होता है। आड्यवात है, जिन्हें विषपान किया है, गर्विष। अपची, श्लीपद एलिफेंथियसिस और गलगंड गोइटर रोग में अनुवासन बस्ती नहीं देनी चाहिए। इसमें से जो मेनली आपको ध्यान रखना है रोग, वो श्लीपद, गलगंड, पांडु, कामला और प्रमेह, ये 5 रोग तो आपको डेफिनेटली ध्यान रखने ही है कि इनमें नहीं दी जाती है। अब निरु और अनुवासन बस्ती के यंत्र की बात करें, दोनों यंत्रों के नेत्र हेम आदि धातु का, ठीक है। तो नेत्र जो है वो हेम धातु का बना जाता है। लकड़ी या अस्थि का बना होता है। गाय के पूंछ के समान अगला भाग पतला होता है। कहने का मतलब गाय की पूंछ बेस जहाँ से वो निकलती है वो चौड़ी होती है, जहाँ पर वो खत्म होती है गाय की पूंछ बिल्कुल पतली सी ऐसी एक जगह इकट्ठी हो जाती है। इसमें कोई छिद्र नहीं, चिकना होना चाहिए और मुख पे गोल होना चाहिए। अब बस्ती नेत्र की लंबाई आयु के अनुसार क्या होती है, सबके अकॉर्डिंग क्या होती है, वो अब हम एक टेबल के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो ये टेबल हमको ध्यान रखनी है। सबसे पहले बस्ती नेत्र जो आगे का होता है, अभी हम बस्ती नेत्र की पिक्चर भी आगे आपको दिखाएंगे, उसमें आपको पता पड़ जाएगा। बस्ती नेत्र की लंबाई, फिर नेत्र का जो आगे का भाग है, ठीक है। आपने पेन देखा है, पेन में जो निप्पल होती है, तो जो आगे जहाँ से निप्पल निकली होती है वो नेत्र होता है, ठीक है। और जहाँ से वो जो निकल रही है उसकी क्या कहते हैं, पेन की रिफिल, ठीक है। और वो रिफिल जहाँ से निकल रही है वो छेद है, वो आप नेत्र का मूल भाग का छिद्र मान लीजिए। फिर है नेत्र का बाह्य छिद्र, ठीक है। यानी जो रिफिल जहाँ से निकल रही है उसके बाहर वाला छिद्र है वो नेत्र का बाह्य छिद्र होगा। अब आपको ध्यान रखना है कि किस अनुपात में हमको बढ़ाना है। 1 वर्ष से लेकर हमको 16 वर्ष तक लंबाई जो रखनी है वो हमको हर एक वर्ष के अकॉर्डिंग एक एक बढ़ाते जाने। यानी 1 वर्ष से कम आयु तो 5 अंगुल, 1 से 2 हो गया तो 6, 7 से 11 तो 7, 12 से 16 तो 8, यानी 7 से 11 वर्ष तक 7 अंगुल रखनी है। लेकिन 12 से 16 तक आपको कांस्टेंट रखनी है 4 साल। 12 वर्ष से 16 वर्ष तक आपको ओनली 8 अंगुल रखनी है, और 7 से 11 तक भी ध्यान रखना है। 2 वर्ष तक आपको 1-1 अंगुल बढ़ानी है, उसके बाद 1 अंगुल बढ़ा के 11 वर्ष तक, यानी 7 से 11 वर्ष तक ओनली 7 अंगुल रहेगी,
और 12 से 16 वर्ष तक 12 से 16 वर्ष तक आपके ओनली 8 अंगुल रहेगी। फिर 16 वर्ष से लेके इसका प्रमाण हो जाएगा 9 अंगुल। 16 वर्ष से फिर आपको एक एक बढ़ानी है। 16 के बाद 17 वर्ष पे होगी 10 अंगुल, 18 वर्ष पे होगी 12 अंगुल, फिर 20 वर्ष और आगे जब भी लाइफ में देंगे वो इसका प्रमाण हमारे 12 अंगुल ही रहेगा। नेत्र के मूल भाग का छिद्र हमको इसमें 1 वर्ष से लेके 2 वर्ष तक हमको आधा अंगुल बढ़ाना है, यानी 1 वर्ष से कम आयु होगा तो आधा अंगुल, देन 1 से 2 वर्ष 1 अंगुल, फिर हमने आधा बढ़ाया 1/4 बढ़ाना है, तो 7 से 11 वर्ष तक बढ़ाया हमने सवा, यानी 1 से 1/4, फिर इसमें हमने 1 से 1/4 12 से 16 तक ऐड किया तो हमारे पास आ गया 1.5 अंगुल, फिर हमने इसमें 1/4 अंगुल ऐड किया तो हमारे पास आ गया 1 से 3/4 अंगुल, फिर डायरेक्ट हमको 3 अंगुल कर देना, ठीक है। यानी लंबाई तो हमको 1 से 2 वर्ष में 1 अंगुल बढ़ानी है, देन फिर वो 7 से 11 वर्ष और 12 से 16 वर्ष में 7 अंगुल और 12 से 16 में 8 अंगुल कांस्टेंट रहेगी, देन 9 वर्ष में। नेत्र के मूल भाग में 2 वर्ष तक आपको आधा अंगुल बढ़ाना, देख 1/4 बढ़ाना है, उसके बाद 3 अंगुल। नेत्र के बाह्य छिद्र की बात करें तो 1 वर्ष से कम आयु में मोट के बराबर। जैसे जैसे हम उम्र को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो है बाह्य छिद्र बढ़ता जाएगा। मोट से थोड़ा बड़ा होता है मूंग, तो वो आएगा 1 से 2 वर्ष में। मूंग से थोड़ा बड़ा होता है उड़द, उड़द आएगा 7 से 11 वर्ष के लिए। मटर 12 से 16 वर्ष के लिए। भीगी मटर थोड़ी फूल जाती है, उसका साइज बड़ा होगा तो 16 वर्ष में, और 20 वर्ष तक आएगा हमारे पास जंगली बेर। ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये हमको क्लियर हो गया। ये देखिए आगे जो आगे ये नेत्र है, ठीक है। नेत्र का जो मैंने बताया था जहाँ से पेन की जैसे जहाँ से रिफिल निकल रही है वो मूल भाग का छिद्र हो गया, ठीक है। और इसमें 3 कर्णिका है। सबसे पहले ऊपर प्रथम कर्णिका, जहाँ पेन का जो कैप लगता है, जो वो वाले जिसमें पेन का जो ये स्टैंड लगाने का आता है, जिसमें हम कभी मतलब शर्ट में लगा सकते हैं, वो कहलाएगी हमारी प्रथम। वहाँ जहाँ से स्टार्ट होगी वो प्रथम कर्णिका है, ठीक है। उसके अलावा जहाँ पर वो पेन का जो टाँकने का होता है, ठीक है, सीधा जो स्टैंड होता है वह खत्म हो रहा है, वो द्वितीय कर्णिका। और जहाँ से पूरा कैप हम लगाते हैं पेन का, ठीक है, जहाँ से वो कैप स्टार्ट हो रहा है वो हमारी कहलाएगी तृतीय कर्णिका। एक बार वापस समझा देता हूँ मैं आपको। आपने पेन लिया, ठीक है, पेन में जहाँ से रिफिल निकली मूल भाग हो गया। उसके अलावा हम पेन को लगाते तो ऊपर एक स्टैंड सा आता है, ठीक है, हर सभी पेनों में आता है, जिससे हम उसको मतलब जेब में लगा सकते हैं, है ना, पॉकेट में लगा सकते हैं। जहाँ से वो स्टैंड स्टार्ट होता है सबसे ऊपरी पार्ट प्रथम कर्णिका, जहाँ खत्म होता है द्वितीय कर्णिका, जहाँ से हम कैप को लगाते हैं पेन के अंदर, तो वो पेन और कैप का जो जॉइनिंग पॉइंट है वो कहलाएगा तृतीय कर्णिका, ठीक है। बस्ती नेत्र में कर्णिका कैसे जोड़ी जाती है बात करते हैं। मूल छिद्र से नियत दूरी प्रमाण पर एक कर्णिका रोकने के लिए बनाते हैं, जिससे गुदा एनएस में दिख नहीं जाए, ठीक है। तो ये तृतीय कर्णिका इसलिए बनाई जाती है ताकि अब जैसे आप पेन है, पेन को भी आप उसकी जो लेंथ है उससे कम वाली में अगर आप एंटर कराएंगे तो जहाँ पर कैप और पेन का रिजॉइनिंग पॉइंट है वहाँ वो थोड़ी रगड़ खाएगा, है ना, दिक्कत आएगी। इसलिए तृतीय कर्णिका बनाई जाती है ताकि वो एनएस में या जहाँ भी हम दे रहे हैं एकदम से बिल्कुल अंदर नहीं चल जाए, ठीक है। और इसके मूल से अपनी 2 उंगलियों के अंतर से दूसरी कर्णिका को बांधने के लिए लगा देते हैं। दूसरी कर्णिका में अजा, बकरी, भेड़, भैंस आदि की 1.5 बस्ती जो अच्छी प्रकार से उसको बांध देते हैं। बस्ती रक्त वर्ण की हो गई हो, रगड़ने से छिद्र गांठ गंध से रहित तनु उत्तम तरीके से बांधनी जिसमें उस औषधि को रखा जा सके। यानी जो कर्णिका है उसके अंदर औषधि को रखा जा सके। और वो किससे निर्माण की जाएगी दूसरी कर्णिका? भेड़, बकरी और भैंस, इनसे निर्माण की जाएगी, ठीक है। उसमें कोई गांठ ही नहीं होनी चाहिए ताकि औषधि में दिक्कत नहीं हो, चिकनी होनी चाहिए, अच्छी तरह बंधी। अगर बस्ती का अभाव है तो चमगादड़ का वस्त्र प्रयोग में लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं आयु के अनुसार औषधि की मात्रा क्या होती है। इसमें आपको ओनली 2 डेटा ध्यान रखने हैं, ठीक है, पल और ग्राम। अगर आप पल और तोला को याद रखेंगे तो आप ग्राम को भी ध्यान रख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आपके फर्स्ट ईयर यूजी लेवल पे आपको ओनली डेटा याद रखने में आपको ट्रिक बताऊंगा, उससे आप ध्यान पकड़ पाएंगे। देखिए 1 वर्ष से लेकर इसमें 12 वर्ष तक, तो 1 वर्ष से 12 वर्ष तक आपको एक एक पल बढ़ाना है, यानी 1 पल, 2 पल, 3 पल, 4 पल, तो 12 वर्ष पे हमारे पास हो गया 12 पल, ठीक है। अब आपको अगर पल को तोले में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 × 4 4 तोला,
जहाँ पे 2 पल आएगा वहाँ 8 तोला, जहाँ पे 3 पल आएगा 12 तोला। इसी प्रकार 12 वर्ष पे 12 तोला है तो 12 × 4 हमारे पास 48 तोला आएगा। फिर आपको अगर पल तोले को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो तोले को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 11.5 से मल्टीप्लाई करना है। 4 × 11.5 46 ग्राम। इसी प्रकार से 12 वर्ष तक 48 ग्राम इंटू 11.5 ये हमारे पास 552 ग्राम आ जाएगा। यानी आपको ओनली पल ध्यान रखना है, 12 वर्ष तक एक एक बढ़ाना है। तोले में कन्वर्ट करने के लिए पल को 4 से मल्टीप्लाई करिए और तोले को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 11.5 से मल्टीप्लाई करिए। ध्यान रखने की बात आती है 13 वर्ष से। अब 13 वर्ष से लेके हमारे पास 16 वर्ष तक आपको पल 2-2 बढ़ाना है, ठीक है। ओनली पल का ध्यान रखना है, पल 2-2 बढ़ेंगे तो उस हिसाब से आपका तोला भी बढ़ जाएगा और ग्राम भी बढ़ जाएगा। तो 13 वर्ष पे, जैसे 12 वर्ष तक तो 12 पल ही था, लेकिन 13 वर्ष पे 14 पल, 14 वर्ष पे हमारे पास 16 पल, ठीक है। 15 वर्ष पे हमारे पास हो गया 18 पल और 16 वर्ष पे हमारे पास हो गया 20। फिर 17 पे 22 और 18 वर्ष पे हमारे पास 24 तोला हो गया, 24 पल हो गया, ठीक है। 18 से 70 वर्ष तक हमें 24 पल ध्यान रखना है। पूछे कि 18 वर्ष से ज़्यादा की आयु में जो औषधि उसकी मात्रा क्या है, अगर पल में पूछे तो 24 पल, वही आपको तोला में पूछ ले तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ग्राम में पूछ ले तो आपकी जो तोला में मात्रा निकली है उसको 11.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपका जो डेटा है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब 70 वर्ष से अधिक है तो यही बात हमको करनी है। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस करा कि बस्ती कितने टाइप्स की होती है, फिर बस्ती कौन किस बस्ती की योग्य होता है, बस्ती नेत्र के प्रमाण क्या होता है, कर्णिका का प्रमाण क्या होता है और औषधि की मात्रा कितनी होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।